रात के 12 बज चुके थे। आज भी मैं अपने पति से विनती कर रही थी, भगवान के लिए मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं थक गई हूँ। घर में इतना बड़ा महल, मुझे इसकी दीवारों से डर लगता है। तुम नहीं चाहते मेरे पति। मुझे संतुष्ट देखकर उसने खाना शुरू कर दिया। कुछ नहीं होगा, बस 3 घंटे की बात है, मैं वापस आ जाऊंगी। ठीक है, तुम एक काम कम क्यों नहीं करते? वह कुछ सोचकर दरवाजे से वापस मुड़ा और बोला, ऐसा करो और अपने स्वास्थ्य की ओर चलो ताकि तुम उसके साथ रहो तो तुम संतुष्ट हो जाओगे। उसका पति भी ऐसा ही है। क्या तुम सोचते हो कि मेरा दिमाग खराब है? सारी जिंदगी महलों में रहने के बाद अब मेरे अंदर यह समय आ गया है कि मैं डर के मारे नौकरों वाले क्वार्टर में सोऊंगा। ऐसा नहीं है और सरिता ऐसी ही है। वह एक पारिवारिक नौकरानी है, वह भी बेचारी अपने हालातों से मजबूर है, वरना वह हमारे लिए काम क्यों करती? प्रिय, क्यों मेरे पति राकेश शुरू से ही सरिता के प्रति बहुत सहानुभूति रखते थे और जब भी हम बात करते थे तो हमेशा उसका समर्थन करते थे। मुझे उसका यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने उससे कहा कि सरिता का नौकर तुम्हारे जाने से पहले कॉटन में रुक जाए। जैन, मुझे चिंता थी कि कहीं यहाँ मारकर भी लग गया तो मैं घबरा गई, इसीलिए उठकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। मुझे ऐसा लगा, मैंने सोचा कि अगर पति की सलाह मान लेती तो बेहतर होता। दिल में एक डर भी था कि अगर 7 क्वार्टर का दरवाज़ा बंद हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी। मैं सरिता को अपने कमरे में सोने भी नहीं देना चाहता था। सच कहूं तो मैं सरिता की खूबसूरती से डरता था। लगता था कि उसकी नई नई शादी हुई है, हालांकि वह इतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन सरिता खुद बहुत खूबसूरत थी। उसे देखकर कोई भी मर्द मदहोश हो सकता था। मैं उसे अपने कमरे में इसीलिए नहीं लाती थी, मैं चाहती थी कि मेरे पति को भी यह बात पता चले। पता है, पर अपने व्यवहार पर सो जाओ। अब यह बात मेरे मन में बैठ गई थी। मैं अपने कमरे से बाहर आया और भागते हुए यह भी नहीं सोचा कि उसके कमरे का दरवाज़ा खुला होगा। मुझे ऐसा लगा जैसे सरिता को पहले से ही पता था कि मैं वहां हूं, उसके कमरे में आना चाहता हूं। जैसे ही मैं उसके क्वार्टर में दाखिल हुआ, वह मुस्कुराते हुए मेरे पास आई और बोली, आओ, मुझे दे दो। लगता है तुम्हें अपने कमरे में डर लग रहा था क्योंकि साहब भी नहीं थे। मुझे सरिता पर आश्चर्य हो रहा है। रात के इस समय एक शादीशुदा औरत होने के नाते वह मेरा इंतजार कर रही थी। उसे अपने पति के साथ रहने की कोई इच्छा नहीं थी। मुझे यह बहुत अजीब लगा लेकिन मैं चुप रहा। मुझे उन दोनों की बहुत जरूरत थी। सरिता का पति पहले से ही कमरे में था। वो मौजूद नहीं था। मुझे बहुत शक हुआ पर डर ने मुझे उस समय जकड़ लिया था। मैं अंदर आया और बोला, सरिता कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? तुम्हें इस समय लाइट जला देनी चाहिए। मैं अंदर आया। जब तुम आई थी तब मैं पहले से ही अंधेरे में बैठा था, पर जब मैंने लाइट जलाई तो मेरी आंखों में चुभन सी हुई कि तुम ऐसा करो, आराम से यहाँ लेट जाओ जैन। तब उसने मुझे बहुत विनम्रता से कहा, ठीक है। इधर उधर देखने के बाद मैं उसके गंदे बिस्तर पर बैठ गया। मैंने उसे बताया कि नींद आने वाली है। मैं बिस्तर के बगल में लेट गया। वो कपड़े पहने बैठी थी। नौकर कपास। कपास में ज्यादा खतरा नहीं है। छोटा भी आता तो तिवारी घर का टैक्स देकर प्लेन से आता था। नौकर कपास में लौटाने को कुछ नहीं है। औरत को अपनी इज्जत बचानी है तो नौकर ही रहना चाहिए। क्वार्टर में ही बना दो, ये मेरा आइडिया है। मैं थोड़ा डरा हुआ था। वो मेरे पास आया, हाथ में कांच की बोतल थी। ये क्या है? मैंने सबसे पूछा, बहन कहानी, आपके पैर की मालिश कर दूंगा, जाल दूंगा, कैसे लाऊंगा? आपके पैर की मालिश कर दो। तो सरिता ने कुछ ऐसा कहा। मैं खुद को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाया।
मैंने अपने पैर उसके भगवान में रख दिए। उसने अपने खुरदुरे हाथों से मेरे पैरों की मालिश शुरू कर दी, पर मुझे उस पर दया भी आ रही थी। उसकी चूड़ियों की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे अपनी शादी के शुरुआती दिन याद आ गए। मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन शादी के शुरुआती दिनों में भी हम दोनों किसी और ही बात पर बात करते थे। सरिता, उसकी चूड़ियों की खनकती आवाज़। वो जोर जोर से मेरे पैरों की मालिश कर रही थी। तभी अनजान क्या हुआ, अचानक वो रुक गई। तेज सांसों की आवाज़ में मुझे उसकी आवाज़ महसूस होने लगी। क्या हुआ सरिता? वो क्यों रुक गई? मुझे लगा तुम सो गई हो। नहीं, अभी तक सोई नहीं हूँ। मैंने बहुत कोशिश की। उसने उसी लहजे में कहा कि शायद सरिता की वजह से उसे और भी ज्यादा टॉर्चर किया गया था। मैं उसे टॉर्चर करना चाहता था। बेचारा फिर से मुझसे मिलने लगा। मैं बहुत डर गया। भगवान, मुझे कब नींद आई? सुबह आँख खुली तो दिन के 8 बज रहे थे। मैं बहुत हैरान हुआ। इससे पहले मैं कभी भी सुबह 8 बजे तक नहीं सोया था। मैं हमेशा करीब 6 बजे उठता था। फिर मैं घबरा गया और खड़ा हो गया। मैंने देखा कि सरिता वहां नहीं थी। उसका नाम निशा था। मैं सुबह सुबह वहां से बाहर आया तो मेरा दुपट्टा भी बिस्तर पर नहीं था। मुझे लगा कि वो बहुत बड़ा है। तुरंत बाहर आ गया। सरिता ने मुझे दिखाया। उसके पास मेरा दुपट्टा था, पर मैं ऐसा था। सरिता, ये क्या बदतमीजी है? तुमने रात को मेरा दुपट्टा क्यों निकाला? मैंने ले लिया था दीदी, उस पर तेल लगा था, तो सुबह मुझे बुरा और अजीब लग रहा था। बोला, प्लीज अपना एक दुपट्टा मुझे दे दो ताकि मैं उसे छुपा कर अपने कमरे में जा सकूं। सरिता ने मुझे वापस कमरे में नहीं आने दिया और बोली, तुम रुको, मैं और लाई हूँ। कमरे में गई, अपना काला और लाई थी। मुझे दे दो। मैंने वैसा ही किया और अपने कमरे में आ गई, पर मेरे दिल में अजीब सी भावनाएं उठ रही थी। जैसे ही मैंने कमरे में कम रखा, मैं हैरान रह गई। मेरे सामने मेरा पति तैयार खड़ा था। वो खड़े होकर ऐसे गा रहे थे जैसे वो नाइट ड्यूटी पर नहीं बल्कि मॉर्निंग शो में गए हों। इतनी तैयारी देखकर मैं हैरान रह गया। फिर मैंने पूछा, क्या हुआ राकेश? लगता है तुम नाइट ड्यूटी म्यूजिक पर नहीं गए, या बड़ा लगे वाली तो नहीं? कोई बात नहीं, मैंने बड़ी मुश्किल से रात काटी। तुम्हारी याद आ रही थी और बहुत डर भी लग रहा था। एक औरत खुश होती है जब उसका पति घर पर नहीं होता, लेकिन मुझे यह नहीं पता था। उसने मेरी तरफ ध्यान से देखा और कहा, लगता है तुम सरिता के क्वार्टर में अच्छी नींद सोई हो और तुम बहुत खुश हो। मैंने ही कहा, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम बड़ी हो। माँ, चलो मैं अपने कपड़े उतार देता हूँ और फिर बात करते हैं। मैं उसका इंतजार कर रहा था। जब मैं वापस आया तो उसकी आंखों में नींद थी। मुझे लगा जैसे वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। तुम मुझे घूर रहे थे। पापा तुरंत बिस्तर पर लेट गए और बोले, सुनो, मुझे नींद आ रही है। तुम तो सरिता के कमरे में जाकर सो गए थे, अब तुम्हें मेरा कहाँ यकीन है? लगता है तुमने सरिता से अच्छी दोस्ती कर ली होगी। भैया, सरिता ऐसी ही है। उसने हमारी माँ को अपना दीवाना बना रखा था। भगवान भला करे उन लोगों का जिन्होंने मुझे सरिता जैसी नौकरानी दी, जिसने मेरी पत्नी को भी खुश कर दिया, वरना मैं कहाँ जाता। भैया, आजकल मर्द अपनी बीवियों से भी अच्छे होते हैं। नौकरानी लाना जरूरी है ताकि वो अपनी पत्नी को खुश कर सके। पत्नी अच्छी हो या बुरी, उसके साथ रहना ही पड़ता है। मैं राकेश की कड़वी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा, तुम जैन हो, और वह आंखों पर पट्टी बांधकर लेट गया। बीजी बहुत सस्ती थी। मैंने अपने पति के लिए पहले से ही खाना बना रखा था। मैंने टेबल पर एरिया रख दिया, लेकिन जब मैंने देखा तो राकेश वहां नहीं था। मुझे उसकी चिंता होने लगी। मैंने बाथरूम में जाकर देखा, पर वह वहां नहीं दिखा। छत पर गए थे, वहां नहीं थे। थोड़ा डर लगा। राकेश कमरे से आया, कहाँ गया? धरती या आकाश?
जब मैं सीढ़ियों से नीचे आया तो नीचे भी कहानी नहीं दिखी। अचानक मुझे सर्विंग क्वार्टर का ख्याल आया। मैं बड़े साहब से पूछ रही थी, कहानी से काम नहीं चलेगा। संगीत, हंसी, सरिता, तुम्हें यह करना होगा। अगर तुम्हें मेरी माँ का एक एहसान याद है तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा, नहीं तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। मैं यह सुनकर हैरान रह गई कि मेरे पति सरिता को धमका रहे हैं। आखिर मेरे पति को संहिता को धमकी क्यों देनी पड़ी? मुझे लगा शायद उसके पति को इस बारे में पता नहीं होगा, लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जब उसके पति ने धीरे धीरे उससे बात करना शुरू किया। उसकी आवाज में मेरे पति से विनती थी, साहब हमें माफ कर दीजिए, हमारी रगों में नमक नहीं है, हमारे खून में नहीं है। भले ही हम आपके प्रति वफादार हैं, लेकिन हम ये सब नहीं कर सकते। वो मेरे पति के सामने हाथ भी जोड़ रही थी। साहब, आप हमें माफ कर दीजिए, हमारी जिंदगी खराब मत कीजिए। हम भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे? हमें छोटी मालकिन बहुत पसंद है, हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। यह सुनकर मैं उसके सामने आ गई। राकेश, तुम इन दोनों से क्या बात कर रहे हो? मुझे धमका रहे हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? कर दो मुझे। मैंने राकेश पर चिल्लाते हुए कहा। मेरा पेट मुस्कुराने लगा और बोला, पागल औरत, तुम क्या बात कर रही हो? मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? तुम मेरी पत्नी हो, मैं इसमें हूँ। मैं लोगों से कह रहा था कि हमारा व्यापार साझेदारी का है। शहरी मक्खियों को उनके घर में छोड़ दो ताकि वे भक्ति भाव से अपना केक सजा सकें। उनके छोटे दिमाग में इतनी बड़ी बातें कहाँ समा सकती हैं? एक महिला के घर में भी कुछ महीने खेलो। वे यहाँ सिर्फ 2-4 दिन ही रही हैं। आपने उनका नमक क्यों लिया? अब उनकी निष्ठा अपना असली रंग दिखाने लगी है। अरे, मुझे ऐसे लोगों से नफरत है। मेरे पति इस बात से ना तो हैरान हुए और ना ही शर्मिंदा। कोई स्वागत है या फिर पूरी तरह से छाया हुआ था, लेकिन इसके लिए मुझे इंतजार करना पड़ा। जाहिर है सच इतनी जल्दी सामने नहीं आ सकता, लेकिन उस दिन मुझे अपने पति से बात करने का मौका ही नहीं मिला। इस तरह रात के 12 बज गए और मैं परेशान हो गई। अब सरिता के कमरे में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। एक अनजान सपना मेरे दिल में बस गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पति मुझे मार डालना चाहते हैं, लेकिन ऐसा था। कोई बात नहीं, हम दोनों के बीच पहले से बहुत प्यार था, तो हो सकता है कि मेरे पति रात के ठीक 12:30 बजे मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हों। उसी खट्टर की आवाज में मुझे नींद आ गई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरा है। खिड़की के बाहर खड़े होकर मेरे दिमाग में कोई चिट्ठी का इस्तेमाल करके उसे मारने की प्लानिंग कर रहा हो सकता है, तो वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता? हो सकता है कि मैं अपने पति की बिजनेस पार्टनर हूँ और वो लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए राकेश मेरा दोस्त है। मैं बहुत परेशान था, तुरंत अपने कमरे से बाहर आया। मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। सीढ़ियों से उतरकर नौकर की कॉटन के पास पहुंचा। सरिता पहले की तरह मेरा स्वागत कर रही थी। आज उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। वो खाना खाने लगी। दीदी, आप पहले आ जाना, हमने सोचा कि नींद नहीं आएगी, इसलिए आप तुरंत आ जाना। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? मैंने शक भरे अंदाज में पूछा तो सरिता हंस पड़ी। अरे दीदी, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पति मुझे कहते हैं और हर रोज मैं अपने पति से कहती हूँ कि वो आपका ख्याल रखे, पूरी रात तुम्हारे साथ रहे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आज उसकी मुस्कान अजीब सी रहे, कविता थी, मानो वो कुछ और कहना चाहती थी पर वो कुछ और ही कहने चली गई। मैंने उसके पति को देखा, उसकी आंखों में कुछ था। वो इशारा कर रहा था। मुझे लगा कि वो आपस में बात कर रही हैं और मुझे छुपा रही हैं। उस समय मेरी हालत डर से भी बड़ी थी। मैंने सरिता से कहा कि आज तुम्हारे कमरे में सोएंगे, मैं दरवाजा अंदर से बंद कर लूंगा और मेरे पैर चले जाएंगे। वो बोली, दीदी, अगर तुम कमरा अंदर से बंद कर दोगी तो हम क्या करेंगे? कहाँ सोते हैं? एक ही कैमरा है,
मैं उसकी बात सुनकर चुप रहने को मजबूर हो गया। इस कमरे में चोर दरवाजा भी था। अगर मैं ये दरवाजा बंद कर देता तो पीछे का दरवाजा खुल जाता। जाते वक्त वहां उसके लिए तालाब भी नहीं था। मुझे बाहर से खोलना पड़ा। मैं चुप हो गया। बोला, ठीक है, तुम यहीं सो जाओ। वो बोली, मैं तुम्हें पहले कैसे सुला दूंगी और फिर खुश हो जाओगी। मैंने पूछा, मैं तुम्हारी मालिश कर दूंगा। ठीक है दीदी, मखाना आ जाएगा। वो मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए बोली। मैं चुप रहा और रोता रहा। सोचता रहा कि कल मैं बाबा के घर जाऊंगा। इस घर में नहीं रहूंगी जहां मेरे पति मुझे हर रात ड्यूटी पर होने का कहकर नौकरों की मदद से अकेला छोड़ देते हैं। उसके बाद मुझे घर में डर लगने लगा। मैं पूरा दिन यही सोचकर सोती रही कि आज के बाद यहां नहीं रहूंगी। मुझे याद ही नहीं कि कब मेरी आंख लग गई। वह मेरी मालिश कर रही थी। तभी मुझे आंखों में रोशनी महसूस हुई तो मैं घबरा कर उठ बैठा। मेरा हाथ सरिता के हाथों पर जोर से लगा। उसकी कलाई की चूड़ियां टूट गईं। 2-3 लोग बाहर भागे। तुम लोग मेरे साथ इस कमरे से चले जाओ। मेरी आवाज बहुत घबराई हुई थी। मैं तुम्हें कुछ नहीं देता। तुम्हारा क्या करना है? जब सरिता कमरे में आई थी तो तुम बहुत चुप थे। अच्छा, अगर तुमने कुछ नहीं काटा तो तुम कमरे के बाहर भाग्यशाली क्यों हो? क्या तुमने मुझे बेवकूफ उल्लू समझ लिया है? नहीं बहन, ऐसा नहीं है, सरिता ने इस समय जवाब दिया। उसके बाद वो फिर कमरे से बाहर चला गया। मैं डर के मारे पागल हो गई। मैं तुरंत वहां से उठी और अपने कमरे की तरफ भागी। अब मुझे ये कमरा भी ठीक नहीं लग रहा था। जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुंची, मैंने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मैंने खिड़कियां अंदर से ठीक से बंद कर ली और खिड़कियों पर पट्टी भी लगा दी। मैं अपने कमरे में ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही थी। बहुत सारे लोन और नौकर थे, अब वे मेरे लिए असुरक्षित हो गए थे। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के बिस्तर पर सोने लगी जो मेरी आंखों के सामने से गुजरा था। कौन रोशनी कर रहा था और क्यों कर रहा था? मैं अपने दिल में सोने लगी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो पहला ख्याल मेरे दिमाग में सरिता का आया। मैं जाग गई। मेरे पति अभी तक घर नहीं आए थे। मैं सीधा सरिता के क्वार्टर में गया। मैंने देखा कि सरिता चौहान नहीं थी। वैसे तो उसका पति रामकिशोर मेरे सामने बैठा था। मैंने रामकिशोर की कलाई देखी। दिल दहल गया। उसकी कलाई पर हल्का सा निशान था, टूटी हुई चूड़ियों जैसा। विशाल को बड़ा अजीब लगा। मैंने उससे पूछा कि यह निशान उसे कैसे लगा। वह अचानक अपनी कलाई छिपाने लगा और बोला, मालकिन, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी आपके सामने उस निशान को नहीं उठाया। यह कहते हुए उसकी जुबान बंद हो गई। मुझे लगा जैसे मैं जो सोच रहा था बिल्कुल सही कह रहा था। सच बताओ, तुम सबने मेरे साथ क्या किया है? हो गया, मैं दौड़ कर आया, खड़ा हो गया। मुझे माफ कर दो मालकिन, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मैं रात को कमरे में आया था, सुबह पर मैं सरिता को लेने आया था। मैं आजकल आपकी बहुत सेवा करता हूँ। क्या आपको पता है कि मेरी नई नई शादी हुई है और मेरे पास सरिता के साथ बिताने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। वो सारा समय अपने कमरे में व्यस्त रहती है और मैं दिन में चौकीदारी करता हूँ। रात को मुझे थोड़ा समय उसके साथ बिताने को भी मिल जाता है। गुजराती आपकी सेवा में है, क्योंकि जैसा आप कहते हैं, नहीं तो मेरी जान को खतरा है। मैं खुद उसकी बात सुनकर डर गई। क्या बात है, बताओ मुझे, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मेरी बात सुनने के बाद उसने जो कुछ भी कहा, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पति इतना मतलबी और मतलबी निकलेगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पति को अपने ऑफिस में एक लड़की पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहती थी।
मुझे राम किशोर के बटन से यह बात पता चली, लेकिन उसे वह लड़की पसंद थी। मुझसे शादी कैसे कर सकते थे? मैं भी एक मशहूर माँ थी। मुझे अपनी जिंदगी में कभी किसी ने धोखा नहीं दिया था, और वह मेरे पति को भी इस तरह छोड़ सकती है कि उसका दामाद अपनी बेटी की जिंदगी तंबाकू के नशे में बर्बाद करके किसी और से शादी करने की तैयारी कर रहा है।